हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी चैनल। सो स्टूडेंट, जैसे हम इंडियन इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे थे और फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने कवर करा था एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर। और जैसे जो पहला पार्ट था इंट्रोडक्टरी बेसिस पर, वहाँ मैंने बताया था कि इस चैप्टर के अंदर कुछ सर्टेन आस्पेक्ट को हमें डिस्कस करना है, कुछ मेन एरियाज़ की कंडीशन को हमें अंडरस्टैंड करना है, समझना है इस पूरे चैप्टर के अंदर जो इंडिपेंडेंस के टाइम पर थी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, उसकी क्या कंडीशन थी, वो किस कंडीशन में था जब हमें इंडिपेंडेंस मिली। ओके, सो जैसे कि हम ओवरऑल फॉर्म में जानते हैं कि एज कंपैरिजन टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, और अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को कंपेयर करें या अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को कंपेयर करें एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो समहाउ एग्रीकल्चर सेक्टर फिर भी थोड़ा इम्प्रूव्ड फॉर्म में था एज कंपैरिजन टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, लेकिन एक्चुअल में इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसका मतलब यही हुआ कि वो ज़्यादा बैकवर्ड था एज कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर वन। लेकिन वो बैकवर्डनेस के टर्म्स में हम डिफाइन कर सकते हैं, किस किस अलग अलग आस्पेक्ट में हम मेज़र कर सकते हैं कि किस तरीके से बैकवर्डनेस हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर। तो चलिए समझ लेते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशन क्या थी हमारी इकोनॉमी के अंदर। सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस थी ओवरऑल। लेकिन उस बैकवर्डनेस को समझने के लिए, उस बैकवर्डनेस के पीछे बहुत सारे सर्टेन फैक्टर्स कहीं ना कहीं से इंक्लूडेड थे, तो उन्हीं फैक्टर्स को हम समझेंगे। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो एक्चुअल में इंडस्ट्रियल सेक्टर की बैकवर्डनेस थी वो था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, और वी कैन से प्रमोशन और द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। बट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब किसी चीज़ का कम होना। ओके, जब कोई चीज़ क्या हो जाती है, वो नेगेटिव फॉर्म में जा रही है, देन इट इज ओनली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका मतलब यह है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था हमारी इकोनॉमी का, वो वी कैन से टाइम टू टाइम रिड्यूस हो रहा था। और एक्चुअल में अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें कॉलोनियल टाइम पीरियड की, या जिस टाइम पर हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी। अच्छा, इंडस्ट्रीज में भी दो चीज़ें हम देख सकते हैं, एक तो जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है और हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज है। ओके, अगर हम ट्रेडिशनल में बात करें तो जैसे बहुत फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है। अगर हम मॉडर्न में बात करें तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज में जो कैपिटल गुड्स बनाती हैं या आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स बनाती हैं। सो इंडिपेंडेंस के टाइम पर और ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम पीरियड जो एक्चुअल में हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी, उनका तो एग्जिस्टेंस बहुत ही कम था। और जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, मतलब जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, इनका एग्जिस्टेंस था, उस एग्जिस्टेंस को क्या करा, ब्रिटिशर्स ने रिड्यूस कर दिया। मतलब और पूरा का पूरा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे समझ सकते हैं? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जो भी हमारी मतलब क्या थी, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी। और ट्रेडिशनल में क्या है, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो भी हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, उनको क्या कर दिया, कम कर दिया और धीरे धीरे उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। क्योंकि अगर हम बात करें, जो हमारी कंट्री थी वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्सील्ड थी। मतलब जो हैंडीक्राफ्ट कमोडिटीज़ थी, जो भी फिनिश गुड्स होते थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के थ्रू प्रोड्यूस हुए, वो काफ़ी अच्छे अमाउंट में हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट होते थे और सारी इकॉनमी मतलब वर्ल्ड वाइड बेसिस पर हम उनको सेल करते थे और एक अच्छा प्रॉफिट हमारी इकॉनमी ड्राइव करती थी। बट एक्चुअल में क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए, उन्होंने पूरा का पूरा रूल हमारे ऊपर करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने सबसे पहले जिस चीज़ में भी हम थोड़े वी कैन से एक्सील्ड थे, स्किल्ड थे, तो उन सारे चीज़ों को हमसे छीन दिया गया। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को कम करा गया और कम करते करते मतलब उनका मकसद था कि पहले रिड्यूस करें, देन हम उसको क्या कर दें, बिल्कुल ख़त्म कर दें। एक्चुअल में ख़त्म बिल्कुल नहीं करना उनका भी एक मकसद था, मतलब पूरी तरीके से उनको वी कैन से ख़त्म नहीं करा गया, क्योंकि इसमें जो ब्रिटिशर्स थे या कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उनका अपना एक ओन ऑब्जेक्टिव था। अगर मैं बात करूँ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ की, विच जनरली वी कैन से रेफर्स टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे। मतलब एक सेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उन्होंने क्या करा, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी उनके एग्जिस्टेंस को रिड्यूस करना शुरू कर दिया। सो बिहाइंड डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन एक नंबर में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है स्टूडेंट, जो इसी से रिलेटेड है। तो डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग ही हम समझ लेते हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स behind
डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जनरली रेफर्स टू डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ओके, सो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे दोहरा मकसद था, मतलब वो क्या करना चाहते थे इसके थ्रू हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के एग्जिस्टेंस को कम करके वो क्या करना चाहते थे, वो इंडिया को एक परचेजर बनाना चाहते थे कि इंडिया जो है वो एक बायर का रोल प्ले करे और जो ब्रिटेन है या मतलब ब्रिटिश कंपनीज हैं तो वो क्या करेंगे, वो सेल का काम करेंगे, मतलब वो सेलर की रोल परफॉर्म करेंगे। तो एक्चुअल में क्या करा, जो दो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, हमारी कंट्री से जो रॉ मटेरियल है विच इज़ जनरली यूज टू मेक द फिनिश गुड्स, वो इंडिया से अचीव करना एट चीप रेट, बहुत ही सस्ते दामों पर। क्या करना कि इंडिया से रॉ मटेरियल क्या कर रहे हैं, मिल जाए, किसको मिल जाए, जो ब्रिटेन है, ठीक है, अपनी ब्रिटेन या अपनी ब्रिटिश वी कैन से इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करना, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके हमारी इकोनॉमी से काफ़ी सस्ते रेटों पर। और जनरली क्या करना, जो वी कैन से जो ब्रिटेन इंडस्ट्रीज़ थी जो एक्चुअल में क्या है, जिनको ये रॉ मटेरियल सप्लाई करा जा रहा था, वो उससे फिनिश गुड्स बना रही थी, तो वो क्या कर रही थी, उनकी मदद कर रही थी उनके फिनिश गुड्स को बेचने में इंडियन मार्केट के अंदर काफ़ी हैवी प्राइसेस में। ओके, टू सेल द फिनिश गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़, जो भी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ थी उनके फिनिश गुड्स को सेल करना टू इंडिया एट हायर प्राइसेस। ओके, इंडिया को बहुत महंगे रेट पर क्या करना, जो फिनिश गुड्स हैं उनको बेचना। तो मतलब यहाँ कुछ आपको समझ आ रहा है कि जिस कंट्री से हम फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो असेंशियल वी कैन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, जिस कंट्री से हम खरीद रहे हैं, तो खरीदने वाली कंट्री से जो हम फिनिश गुड्स बना रहे हैं तो वो चीज़ तो हम बहुत सस्ते में ले रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों को एक फाइनल टच देकर फिनिश गुड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या कर रहे हैं, फिर वापस से उसी कंट्री को बेच रहे हैं बहुत ही हैवी प्राइसेज में, बहुत ही हायर प्राइसेज में। तो एक्चुअली मकसद क्या था कि चीप रेट, सस्ते रेटों पर बेचे जा रहे हैं। हालांकि इस पहले वाला जो ऑब्जेक्टिव है, इससे क्या हो रहा था कि हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट हो रही थी, बट एक्सपोर्ट क्या फेवरेबल थी, क्या एक्सपोर्ट रिजल्टफुल थी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें, एक्सपोर्ट तो बहुत सस्ते रेटों पर हो रही थी ना, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही थी, जो मतलब ब्रिटेन जो वी कैन से कंट्री है, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या कर रही थी, कॉमोडिटीज़ को बेच रही थी हमारी कंट्री में, मतलब हमारी कंट्री तो इम्पोर्ट कर रही थी इस फॉर्म में, तो वो इम्पोर्ट काफ़ी हमारे लिए क्या थी, काफ़ी वी कैन से हमें उसके लिए हेवी प्राइसेस चार्ज करने पड़े थे, वो काफ़ी महंगी थी। तो एक्चुअल में एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यू या जो भी प्रॉफिट या जो भी हमें रिजल्ट ड्राइव हो रहा था वो काफ़ी कम था एज कंपैरिजन टू इम्पोर्ट। तो इस तरीके से जनरली क्या है कि जो भी पैसा हमारे पास है, जो भी मतलब पैसे उस टाइम पे पैसे का एवोल्यूशन नहीं था, पहले बार्टर सिस्टम एंड सो ऑन, जो प्रीशियस कॉइन्स थे उनसे एक्सचेंज होता था, तो मतलब जो भी जमा पूंजी थी उसको क्या करना, इन सारे सोर्सेज से रिड्यूस कर देना। ओके, तो जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उसके पीछे दोहरा मकसद था, जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या था कि हमारी कंट्री का एक रॉ मटेरियल, मतलब हमारी कंट्री की जो इंडस्ट्रीज थी, मतलब जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, उनको सिर्फ एक रॉ मटेरियल का रोल प्रोवाइड कर दिया, और ना सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोवाइडर का काम कर दिया। अब जब सारा का सारा रॉ मटेरियल आपकी कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है, लेकिन सर्टेन चीज़ों की ज़रूरत आपकी इकोनॉमी में खुद भी है, तो क्या करोगे आप, किसी दूसरी कंट्री से आपको परचेस करना पड़ेगा। ओके, मजबूर होकर। तो एक्चुअल में जो भी परचेस कर रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा महंगे रेट में मिल रहा था। तो ये एक डुअल ऑब्जेक्टिव इस तरीके से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को डिक्लाइन करके या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो अचीव करना चाह रही थी। ओके, सो ये पूरा का पूरा जो वी कैन से एक मेन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने शुरू करा था। इससे हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, जो पहले हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी, मतलब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा फेमस थे वर्ल्ड वाइड, उसको बिल्कुल वी कैन से रिड्यूस कर दिया। और मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज बहुत ही कम थी, मतलब एक्चुअली क्या है, जो भी अगर हम बात करें, जो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी वो काफ़ी कम थी। जो आयरन एंड स्टील कंपनी थी जनरली उसी में आती हैं, तो टेस्को भी 19th सेंचुरी के अंदर सेटअप करी गई थी, स्टार्टिंग फेज में नहीं उसको स्टैब्लिश करा गया था। सो दिस वाज द वन पर्टिकुलर पॉइंट अंडर द कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, चलिए इसके बाद बात करेंगे और क्या फैक्टर्स थे जिसके बेसिस पर हम ये कहते हैं कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड था इंडिपेंडेंस के टाइम पर। अगर हम बात करें, जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जो भी एट दैट टाइम या उससे पहले जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हमारी
इकॉनमी के अंदर प्रिवेल कर रही थी, बट कॉलोनियल टाइम पीरियड के दौरान उनको क्या करा गया, रिड्यूस कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, जितना रिडक्शन हुआ उन इंडस्ट्रीज में उतना ज़्यादा सेवरल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अराइज हो गई। इसके अलावा जनरली अगर हम बात करें, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम, मतलब पॉवर्टी रेशियो बढ़ गया, जो वी कैन से डेथ रेट है वो बढ़ गया, क्योंकि लोग गरीब हैं, खाने जब वो एफोर्ड नहीं कर सकते अपने बेसिक वी कैन से रिक्वायरमेंट्स को, तो क्या करेंगे, भूख से मर जाएंगे। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम जनरली जो बहुत ज़्यादा डायरेक्टली एसोसिएटेड थी इंडस्ट्रियल सेक्टर से, ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा था हमारे जो वी कैन से इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी बेकार कंडीशन को। सो वी कैन से डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर results in heavy unemployment। मतलब जिस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिक्लाइन या रिड्यूस करा गया, इससे जो बेरोजगारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई। अगर जब बेरोजगारी होगी तो क्या होगा, पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी, और पर कैपिटा इनकम नहीं होगी तो एक्चुअली लोग पुअर हो जाएंगे, मतलब कमाने का कोई जरिया नहीं है। देन वी कैन से मोर एंड मोर पॉपुलेशन विल बिकम पुअर, एंड दैट्स अ रीजन दैट इंडिपेंडेंस के टाइम पर वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी हमारी इकॉनमी के अंदर, और आज भी है, ऐसा नहीं है कि पॉवर्टी खत्म हो चुकी है। सो एक्चुअल में हैवी अनएम्प्लॉयमेंट था ड्यू टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, या वी कैन ऑल्सो से दैट एडवर्स इफेक्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसका क्या असर पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर, तो सबसे बड़ा असर और बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट जो पड़ा था दैट इज हैवी अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई थी। ओके, क्योंकि जो भी लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में एंगेज थे प्राइमरी सेक्टर के अलावा, तो एक्चुअल में क्या, हम सबका रोजगार चला गया था। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो पहले ही ओवर क्राउडेड था, वहाँ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी था, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले एग्रीकल्चर सेक्टर में शिफ्ट कर रहे थे तो वहाँ भी ऑलरेडी एक टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट था। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने के लिए मिलता है, जिसको हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, तो ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट था वो प्रिवेल कर रहा था। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट, जनरली अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी, जो हैंडीक्राफ्ट बेसिकली ज़्यादा थी, इसके अलावा मॉडर्न इंडस्ट्रीज बहुत कम थी। तो ओवरऑल अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रोपोर्शन देखें, अगर हम इन टर्म्स ऑफ वर्कफोर्स एंगेजमेंट देखें कि कितने काम करने वाले, कितनी पॉपुलेशन एक्चुअल में हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रही थी, सो बहुत ही ज़्यादा एक कम रेशियो हमें फाइंड आउट करने के लिए मिलता है। क्योंकि जब हम पूरे 100% का रेशियो निकाल के देखें तो उसमें से 72 to 75% तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्चुअल में क्या है, बाकी का जो बचा पोर्शन है, मतलब जो भी 25% बचा है, वो रिमेनिंग बढ़ जाएगा इंडस्ट्रियल और हमारे टर्शरी सेक्टर के अंदर। मतलब वो अंदाजा लगा सकते हैं कि 25% में दोनों सेक्टर्स का कॉम्पोजिशन है। तो एक्चुअल में एक तो एंगेजमेंट बहुत कम था, लोग बहुत कम एंगेज थे इंडस्ट्रियल और हमारे टर्शरी सेक्टर के अंदर, और इसी वजह से क्योंकि एंगेजमेंट नहीं था, बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही थी मॉडर्न इंडस्ट्रीज पर, और जो ब्रिटिशर थे वो तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम डेवलप हों। ओके, बिकॉज उनका तो ऑब्जेक्टिव यही था कि हमारी इकोनॉमी में रहकर हम पर राज करके पूरी तरीके से हमें खोखला कर देना। तो जो प्रोडक्टिविटी लेवल था हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो काफ़ी कम था, लो लेवल ऑफ जीडीपी। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का, हालांकि जीडीपी ओवरऑल भी निकलती है और अलग अलग सेक्टर्स की भी निकाली जाती है। तो अगर हम इंडिविजुअल सेक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो जो भी एक्चुअल में जीडीपी था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का, वो काफ़ी कम था। और रीज़न बड़ा सिंपल है, क्योंकि एक्चुअल में देयर वर नो वी कैन से इंडस्ट्रीज़ एट दैट टाइम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में नहीं थी। चाहे वो मॉडर्न की बात करें, मॉडर्न तो काफ़ी कम थे, जो ट्रेडिशनल थी उनको भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे जो ब्रिटिशर्स थे। इस तरीके से इस वजह से जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था वो काफ़ी कम था। इसके अलावा स्टूडेंट अगर हम बात करें और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं बिहाइंड वी कैन से इंडस्ट्रियल सेक्टर जो एक्चुअली उसकी बैड कंडीशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, सो वी कैन कंसीडर हेयर दैट लो या वी कैन से लेस कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज।
हमारी इकोनॉमी के अंदर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा कम थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज जैसे आप अच्छे से जानते हो वो इंडस्ट्रीज़ जो एक्चुअल में क्या है वी कैन से मशीन्स टूल्स वगैरह बनाती है जो बाकी प्रोडक्शन पर्पस के लिए फिर फर्दर इस्तेमाल करे जाते हैं। तो एक्चुअल में हमारी इकोनॉमी के अंदर एट दैट टाइम ऐसी इंडस्ट्रीज ही नहीं थी जो आगे काम करने वाली इंडस्ट्रीज़ को जो असेंशियल रिक्वायरमेंट है मशीनरी की, इक्विपमेंट्स की, टूल्स की, प्लांट्स की, वो सपोर्ट प्रोवाइड करें। तो एक्चुअल में क्या देखिए इंडस्ट्रीज में भी अपना जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। ओके, एक इंडस्ट्री ऐसे होती है जो कुछ गुड्स बना रही है, लाइक कैपिटल गुड्स बना रही है जो एक्चुअल में मशीनरीज टूल्स वगैरह जो आ जाते हैं, फिर उसका इस्तेमाल कोई और इंडस्ट्री कर रही है, फिर एक्चुअल में हो सकता है वो कुछ कमोडिटी को थोड़ा अनफिनिश फॉर्म में बना रही है, उसके बाद जो इंडस्ट्रीज है वो इसको फिनिश टच प्रोवाइड कर रही है, फिर वो मार्केट के अंदर जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी चेन होती है। तो इसीलिए जनरली उसकी जो शुरुआत है बेसिकली किसी भी चीज़ के लिए, चाहे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें स्टूडेंट, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको याद हो मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, टेक्निकल बैकवर्डनेस। हमारी वी कैन से इकोनॉमी के अंदर एट दैट टाइम, मतलब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टेक्निकल बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा थी। हमारे पास HYV सीड्स नहीं थे, हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, हमारे पास वी कैन से ट्रैक्टर एंड थ्रेशर्स की फैसिलिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं था। वो इसलिए क्योंकि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, क्योंकि एक्चुअल में क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी मशीन्स की ज़रूरत होती है, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो इसका इम्पैक्ट जो है ना सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर पड़ता है बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर और टर्शियरी सेक्टर के ऊपर भी पड़ता है। तो एक्चुअल में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का कम होना फर्दर रिस्ट्रिक्ट कर रहा था खुद इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ को भी और बाकी सेक्टर्स की ग्रोथ को भी। ओके, इसके अलावा अगर स्टूडेंट हम बात करें और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं बिहाइंड वी कैन से बैकवर्डनेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे देखने के लिए मिले थे, तो हम कंसीडर कर लेते हैं लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अच्छा, पब्लिक सेक्टर क्या होता है? क्लास 11 स्टैंडर्ड आपने पढ़ा होगा। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है विच आर ओन, मैनेज एंड फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट। तो एक्चुअल में जो इंडस्ट्रीज़ है, मतलब जब इंडस्ट्रीज इतनी कम थी, चाहे हम बात करें मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ की, जिनकी ज़रूरत थी, जिनकी रिक्वायरमेंट थी, बट वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन उनके एग्जिस्टेंस को बढ़ाने में या उनके नंबर्स को बढ़ाने में बहुत एक्टिव रोल पब्लिक का भी नहीं था। मतलब पब्लिक सेक्टर की फॉर्म में वी कैन से जो हैवी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारी इकोनॉमी के अंदर नहीं थी, या जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनका भी कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस नहीं था। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर है वो इंडस्ट्रीज़ के बजाय मतलब ज़्यादा जो तवज्जो है वो दी जा रही थी, जैसे कम्युनिकेशंस पर, रेलवे पर, पोर्ट्स पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स पर। हालांकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को शुरुआत के टाइम पर या उससे पहले जनरली, अच्छा पब्लिक सेक्टर मतलब यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हालांकि ब्रिटिशर ने रेलवे जनरली क्या करा, स्टैब्लिश करी, रेलवे इंट्रोड्यूस करी हमारी इकोनॉमी के अंदर, कम्युनिकेशन सिस्टम को जनरली इंट्रोड्यूस करा था। तो खुद एक्चुअल में क्या है वो गवर्नमेंट ने ज़्यादा प्रेफरेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट को नहीं दी, बहुत ही लिमिटेड रोल परफॉर्म करा। ओके, सिर्फ उन्हीं इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करा जिससे उन्हें फ़ायदा हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे हमने बात कही थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने फोर्स करा था फार्मर्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस करें। ओके, मतलब कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के फिनोमिना पर काम करें, जहाँ पर जो कॉटन है, जूट है, इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो अगर हम ओवरऑल पब्लिक सेक्टर में भी बात करते हैं कि लिमिटेड रोल था, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि नो रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, हाँ रोल तो परफॉर्म कर रहे थे बट लिमिटेड था। लिमिटेड इन द सेंस क्योंकि अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, तो जो कमर्शलाइजेशन है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर से एक फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल आ रहा है, फिर उसको जनरली क्या है प्रोसेसिंग करके इंडस्ट्रियल वी कैन से इंडस्ट्रियल सेक्टर जो इंडस्ट्रीज हैं क्या करती हैं, उनको फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। तो जनरली यहाँ पर भी एक बाइफर्केशन करा गया कि कुछ जनरली जो उनमें दो कैश क्रॉप्स को हम कंसीडर करेंगे, कॉटन एंड जूट। तो जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी और जो जूट मिल्स थी, तो इनको अलग अलग करा गया। जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी दैट वर मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस। इनको कौन डोमिनेट कर रहा था? इस पे ज़्यादा कैसे पावरफुल रोल किसका था? इंडियंस का था। जबकि जो जूट मिल्स थी, ठीक है, मतलब जो जूट इंडस्ट्रीज थी, उन पे ज़्यादा रोल या डोमिनेशन किसका था? ज़्यादा पावर किसकी थी? पावरफुल रोल वर डोमिनेटेड बाय ब्रिटिशर्स। ओके, तो एक्चुअल में क्या है यहाँ पर लिमिटेड रोल, मतलब एक्चुअल में क्या है जो गवर्नमेंट थी एट दैट टाइम वो कुछ ना कुछ सिर्फ उन चीज़ों पर ज़्यादा
तवज्जो दे रही थी, जिससे क्या कर सकते हैं, वो अपना फ़ायदा कर सकते हैं और अपनी जनरली रिलेटेड इकोनॉमीज़ का फ़ायदा कर सकते हैं। मतलब इंटेंशन तो बड़ा ही क्लियर था कि क्या करना, हमारी इकोनॉमी को बैकवर्ड करना और यहाँ रूल करते करते जो अपनी इकोनॉमीज़ हैं उनको ज़्यादा डेवलप करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो इस तरीके से मतलब इन सारे फैक्टर्स से हम समझ सकते हैं कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना बैकवर्ड था। ओके, चाहे हम बात करें कि जो हमारा इंडस्ट्रीज़ थी एट दैट टाइम जो भी थी, और उससे पहले जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है जिसके लिए वर्ल्ड वाइड फेमस थे, सबसे पहले उसको रिड्यूस करा गया और इसके रिडक्शन की वजह से बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके अलावा जो जीडीपी था वो काफ़ी कम था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, क्योंकि समहाउ जो वी कैन से ओवरऑल कॉम्पोजिशन होता है पॉपुलेशन का डिफरेंट सेक्टर के अंदर एंगेजमेंट का, वो ऑलरेडी कम था और इसके अलावा जो वी कैन से सपोर्ट थी वो नहीं थी, इसकी वजह से जीडीपी काफ़ी कम था और एक्चुअल में जो पब्लिक सेक्टर था उसका रोल काफ़ी लिमिटेड था। वो ज़्यादा तवज्जो इंडस्ट्रीज़ को नहीं दे रही थी, सिर्फ जैसे कम्युनिकेशंस हैं, रेलवेज़ हैं, उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो सिर्फ वो इंडस्ट्रीज़ जो कमर्शलाइजेशन में फर्दर हेल्प कर रही हैं ज़्यादा वी कैन से इमीडिएट बेसिस पर। इसके अलावा जनरली जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ है वो काफ़ी कम थी। हालांकि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो बहुत बड़े लेवल पर जो एक कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री शुरू हुई थी वो टिस्को के नाम से शुरू हुई थी, जो आज भी ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं उसको, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और ये 1907 के अंदर 1907 19th सेंचुरी के अंदर स्टैब्लिश करा गया था जमशेदपुर में। तो एक्चुअली कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पर, 19th सेंचुरी के अंदर बहुत बड़ा एक वी कैन से सपोर्ट मिला या एक बहुत बड़ी होप मिली जब टिस्को स्टैब्लिश हुई थी। तो लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं है, बहुत सारी और इंडस्ट्रीज थी जो सपोर्ट कर रही थी। इसलिए कहा जाता है कि जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी वो कम थी, जो फर्दर हेल्प करती हैं इंडस्ट्रीज़ को ग्रो होने में, ना सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को बल्कि बाकी और सेक्टर, चाहे वो हमारा प्राइमरी सेक्टर हो या हमारा टर्शरी सेक्टर हो। सो इससे हम कंसीडर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था इंडिपेंडेंस के टाइम पर उसकी कंडीशन क्या थी। आई होप ये सारे टॉपिक आपको, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हों स्टूडेंट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करिएगा स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो।